बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था। हमने 5 कंटेनर लिया था। पहली कंटेनर में हमने लिक्विड को पूरा भर लिया था, उसमें कोई स्पेस नहीं थी, वहां पर कोई वेपर प्रेशर का मीनिंग नहीं बनता। सेकेंड कंटेनर में हमने बबल पॉइंट का स्टेट क्रिएट करा था, यही भी थी ना। मतलब हमने इतना ही स्पेस दिया कि पहली ड्रॉप लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट हुई थी, मतलब पहला वेपर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था। तो क्या अब वहां पर स्टेट पर वेपर प्रेशर डिफाइंड है या नहीं है? है। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने पिस्टन को और रेज करा ऊपर। पिस्टन और रेज करने के बाद जब स्पेस बना तो ऊपर वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ। अब वहां पर फिर प्रेशर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। अगले स्टेट पे हमने पिस्टन को इतना ऊपर करा कि सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब एक ही ड्रॉप लिक्विड की बची है, जिसे हमने कौन सा स्टेट बोला? ड्यू पॉइंट का। या तो आप बोल ले कि एक ही ड्रॉप लिक्विड बची है, या बोल ले कि सारा वेपर अब कंडेंसेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो पहली ड्रॉप लिक्विड की फॉर्म हुई थी, कंडेंस हुई थी, यही था। और फिर उसके बाद एक अगला 5वां स्टेप हमने क्या करा? पिस्टन को कंप्लीटली इस तरीके से हटाया कि अब कोई भी उसमें लिक्विड की ड्रॉप नहीं है, कंप्लीटली वेपर। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह थी देखने को कि अगर मैं फर्स्ट कंटेनर को छोड़ दूं और फिफ्थ को छोड़ दूं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में पिस्टन को रेज करने पर ऊपर में स्पेस और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है हमारे वेपर के लिए, लेकिन बावजूद तीनों कंटेनर में प्रेशर की वैल्यू, वेपर प्रेशर नहीं बोल रहा हूं, प्रेशर की वैल्यू क्या थी? सेम थी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। प्रेशर की वैल्यू अंदर सेम थी। उसका लॉजिक क्या था कि ऊपर भले ही वेपर ज्यादा बना हो, बावजूद उसके प्रेशर इसलिए सेम है क्योंकि ये गैस नहीं है, सिर्फ ये लिक्विड और गैस का एक इक्विलिब्रियम। ऊपर वेपर ज्यादा बनने से प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तब चेंज होगी यदि हमारे कंटेनर में लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम ना हो के सिर्फ कौन है? वेपर। यही करा था ना जो 5वें कंटेनर का था। और उस केस में क्या लागू होती है? बॉयल्स लॉ लागू होती है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो क्या देखने को मिला? कंटेनर 2, 3, 4 में मोल्स ऑफ वेपर बढ़ रहे थे या नहीं बढ़ रहे थे? धीरे धीरे। लेकिन बावजूद उसके वॉल्यूम क्या हो रहा, प्रेशर क्या था? और ये जो प्रेशर थी, ये भी हैरानी की बात थी, ये उस लिक्विड की वेपर प्रेशर, मतलब कि पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू थी। एक ही ड्रॉप है वेपर की, एक ही बबल है वेपर की, एक ही मॉलिक्यूल बनी ड्यू पॉइंट पर, सॉरी बबल पॉइंट पर, लेकिन बावजूद उसके तब भी वही प्रेशर है जो सारा वेपर ही है, और एक ही ड्रॉप क्या है? लिक्विड। तो ये इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एक दूसरे को जब डायनामिक इक्विलिब्रियम पर काउंटर बैलेंस करती है, तो उस समय में जो प्रेशर डिफाइन होता है हम इसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। और उसी स्टेट पर वो स्टेट अपने आप अचीव हो जाती है। हमने बोला बॉटल में क्या बताया? इस बॉटल में अगर आप यहां तक पानी रखें, यहीं तक पानी रखें और पूरी स्पेस दे वेपर के लिए, इतनी पानी रखें और इतना स्पेस दे वेपर के लिए, सारे केस में इस बॉटल के अंदर का प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। कारण अगर वो वेपर ज्यादा बन गया तो इमीडिएट कंडेंस हो जाएगी, अगर वेपर कम है तो इमीडिएट इवेपोरेट कर लेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या होनी पड़ेगी? इक्वल होनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब इस पे हम लोग पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं 2-3, फिर हम लोग रॉल्ड्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे, जो आज का टॉपिक है रॉल्ड्स लॉ। चलिए, तैयार है? ये आपका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है, ऊपर में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, ऑब्वियस सी बात है, इसमें वेपर्स हैं, अंदर में प्रेशर है 700 टॉर्क, ठीक है, और वॉल्यूम है 5 लीटर इस कंटेनर की। मैंने क्या किया है? इसके कंटेंट को ट्रांसफर किया है एक नए कंटेनर में। इसके अंदर जो भी है कंटेंट, उसको क्या किया? ट्रांसफर एक नए कंटेनर में। और इसकी वॉल्यूम कितनी है? 20 लीटर। अब मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, इसमें प्रेशर की वैल्यू क्या है? बताइए। उसके कंटेंट को इसमें शिफ्ट कर दिया है,
सेम, गुड, सेम 175, सेम नहीं, सेम, 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 सेम हो जाएगी, सेम नहीं होगी, ओनली वेपर, वहां लिक्विड तो है नहीं। तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये इसलिए दिया कि आप डिफरेंशिएट करना सीख सकते। यहां पर बॉयल्स लॉ लागू होगी ना, यही तो समझना। क्यों छोटो? क्योंकि लिक्विड इसमें नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, वेपर और वॉल्व। ये तो वही बात हो गई, हमने बोला आपको कि अब जब गैस सिर्फ रहेगा तो जितना हम कंटेनर छोटा करेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, उतना प्रेशर अंदर बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा यहां पर, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो फर्स्ट में क्या आ गया, 700 इंटू उसकी वॉल्यूम कितनी है 5 इक्वल्स टू P2 निकालनी है आपको, और V2 कितनी है 20। जाहिर सी बात है, आप एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा P2 कितना आ गया, क्या आ गया समझ में? कितने लोगों ने बना लिया था? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको देखिए, पहले ये डिसाइड करो कि सेम होगा कि नहीं। इस कंटेनर में लिक्विड है, वेपर प्रेशर है 300 टॉर और वॉल्यूम है 10 लीटर। अब इस कंटेंट को ट्रांसफर कर दिया गया नए कंटेनर में, तो क्या सेम होगी या नहीं होगी? इस बार सेम हो जाएगी, कारण हमने लिक्विड रखा। तो लिक्विड रखा है तो वेपर प्रेशर जो होगी वो प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब कंटेनर के शेप, साइज और वॉल्यूम पर डिपेंड, और ना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करती है। इसीलिए यहां पर हमारा प्रेशर क्या रह जाएगा, कांस्टेंट 300 ना। बोलो कोई दिक्कत? चलो ये क्वेश्चन आईआईटी का देखिए ठीक से। कंटेनर है, इसमें N2 है, वाटर है। पहला केस किया हमने, सिर्फ आपको गैस दिया, कंटेंट ट्रांसफर किया। दूसरा केस किया हमने, सिर्फ लिक्विड दिया, कंटेंट ट्रांसफर किया। तीसरा केस दिया हमने, लिक्विड और गैस मिला के दिया है और कंटेंट ट्रांसफर कर दिया है। वेपर प्रेशर अगर वाटर की 50 टॉर है इस टेम्परेचर पर, फर्स्ट में प्रेशर है 780 टॉर, तो इसमें बताइए प्रेशर कितनी होगी अगर इसके कंटेंट को इसमें ट्रांसफर किया और वॉल्यूम को कम किया। अच्छे से सोचिए, हड़बड़ाइए मत। आया 2200
2240, 2340, 2240, 2240, 2240, 2240। आईआईटी देख के डर मत जाओ, कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो वही है। N2 है और वाटर है और प्रेशर है 780 टॉर। कंटेंट को नए कंटेनर में शिफ्ट कर दिया गया, वॉल्यूम चेंज कर दी गई। टू टू 2340, कुछ लोगों का 2240, कुछ लोगों का 2340, ऐसे क्यों होगी? ये कौन सा कैलकुलेशन एरर है? हाँ, कितना बनाऊं? बनाए ना? आइए देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? गैस और लिक्विड दो चीजें हैं, जब हमने दोनों को ट्रांसफर किया तो इसमें जो नेट प्रेशर होगी वो तो दो वजह से होगी, एक लिक्विड का और दूसरा लिक्विड का जो होगा वो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर हो जाएगी, और दूसरा गैस वाली। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? गैस वाली कंटेंट को जब हमने ट्रांसफर किया है तो गैस को तो कंटेनर के साइज से मतलब है प्रेशर को, तो गैस वाली पर बॉयल्स लॉ लगानी पड़ेगी, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। तो पहले गैस की पार्शियल प्रेशर मुझे इस कंटेनर में निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मुझे क्या करनी पड़ेगी? फिर एक लिक्विड के वजह से जो वेपर प्रेशर है उसको सेपरेट करना पड़ेगा, और वो चेंज नहीं होगा। तो फाइनली दो चीजों का सम होगा। ये क्लियर हुआ? तो यहां पर जो 5 लीटर वाली कंटेनर है, इसके अंदर जो प्रेशर है, ये प्रेशर हमने बोला, एक बोला PN2 और प्लस वेपर प्रेशर ऑफ किसकी, क्या आया समझ में? और PN2 जो होगा वो पहले किस तरह होगा कि चेंज हो जाएगी वो, इसको कैसे निकालोगे? P1V1 इक्वल्स टू, अब क्वेश्चन बना। तो आइए नाउ, फर्स्ट केस में 780 टॉर है, तो P टोटल है ना 780 जी, तो दो 780 में हमारा 50 कितना है वाटर का, इसका मतलब PN2 कितनी है? 730 टॉर ना, ये आ गई हमारी N2, निकल गया। अब यहां पर हमें क्या करनी पड़ेगी? 730 इंटू V1 15 इक्वल्स टू P2 निकालनी है, और इंटू V2 कितनी है? 5। तो इस तरह से क्या आया बेटा? P2 इक्वल्स टू 1990 ना, अच्छा 2190 टॉर, यही हमारा हो गया PN2 ना सेकेंड कंटेनर में, ये कंटेनर 2 में। तो यहां पर अब फाइनली क्या क्या आ जाएगा? PN2 कितनी? 2190, और वाटर की वेपर प्रेशर कितनी? 2240। तो 2340 क्यों आया था दोस्त? कुछ लोगों को क्या किया था? 2340, 100 क्यों ज्यादा आया? क्या किया? 780 से, हाँ अच्छा, इसको 730 लिए थे, तो क्या दिक्कत क्या? 700, अच्छा ये वाला जो है वो गैस का भी सेम प्रेशर यूज कर लिए। क्लियर हो गया अच्छे से? कितने लोग का आ गया था ये आंसर? ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ चुके होंगे। चले आगे बढ़े हम लोग।
हम लोगों ने अभी तक पार्ट किया एक लिक्विड पर। किस पर काम हुआ? लिक्विड का ही ना, वेपर प्रेशर, लिक्विड की वेपोरेशन, लिक्विड की कंडेंसेशन, ये डिस्कस हुई। अब हम लोग काम करेंगे किस पर? सॉल्यूशन पर। क्या छोटू? कहां पे प्रेशर? कैसे कंटेनर में प्रेशर सेम होगी? ये वाली कैसे सेम हो जाएगी छोटू? ये तो गैस है ना। तो मिक्स तो किया ना, दोनों का प्रेशर ऐड किया ना फाइनल प्रेशर के लिए। गैस तो अपनी प्रेशर, गैस को लिक्विड से क्या मतलब है? लिक्विड के सरफेस को तो वो सरफेस की तरह लेगा ना। तो गैस पे क्या लागू होगी? बॉयल्स लॉ लागू होगी, क्योंकि वो कंडेंस होने नहीं जा रही है। जो कंडेंस होने जा रही है उसकी वजह से ना प्रेशर कांस्टेंट रहेगी। तो कंडेंस होने कौन जा रही है? लिक्विड। तो इसलिए वाटर का हम लोग कांस्टेंट लेके चले। तो चलिए, अब हम लोगों का क्या एरिया आने जा रहा है? लिक्विड सॉल्यूशन। तरीके से कहो तो चैप्टर यहां से शुरू करनी थी। 2 क्लास आपको बाकी चीजों को फील करने और समझने में हम लोगों ने लगाए। सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ चुके हैं आप, वो बताने की जरूरत नहीं। जो सॉल्यूशन है आपका, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है। टाइप्स वगैरह सब पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। सॉल्वेंट को कैसे पहचानते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें सबसे कॉमन तरीका क्या है? अमाउंट से। अमाउंट किसको बोलते हैं? अमाउंट किसे बोलते हैं? अमाउंट वॉल्यूम को बोल रहे हो आप, अमाउंट मास को बोल रहे हो आप, किसको बोल रहे हो? ये जो आप बोलते हो प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, बाकी डेफिनेशन तो लिख चुके हो, अभी बस यही चीजें आपसे पूछनी मुझे। इसका मतलब क्या है? वेट या वॉल्यूम? दोनों में से कुछ नहीं। लार्ज अमाउंट का मतलब हुआ प्रेजेंट इन लार्ज मोल फ्रैक्शन। आया समझ में? मतलब क्योंकि ऐसा हो सकता है सॉल्यूट का वजन सॉल्वेंट के वजन से ज्यादा हो, यह पॉसिबिलिटी है। अगर सॉल्यूट का, ऐसा सॉल्यूट है जिसकी मोलर मास बहुत, आप तो जानते हैं सॉल्यूट ऐसे ऐसे होते हैं जिसका मोलर मास 1000 में भी जाता। तो अगर बाई वेट बोल देंगे ना आप, तो ये गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन सबसे सटीक ऑप्शन, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है, उस पर अभी हमें नहीं जाना, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो लिक्विड सॉल्यूशन हमें किस तरीके से मिलेंगे? या तो लिक्विड में लिक्विड मिले, या भाई लिक्विड में सॉलिड मिले। लिक्विड में लिक्विड मिले या लिक्विड में सॉलिड मिले। लिक्विड में गैस मिलाने से भी लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आप जानते हो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। हम एक ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अ ट्रू लिक्विड सॉल्यूशन हैविंग कॉम्पोजिशन क्या क्या? या तो लिक्विड में हमने क्या मिलाया? लिक्विड, या लिक्विड में सॉल्ट। यही 2 केस आएगा, ठीक है। चलिए, अब जो मेरा ये ट्रू सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, इस लिक्विड सॉल्यूशन को भी मैं 2 तरीके से पहले बांट सकता हूं। एक, इससे पहले ही मैं वो लिख दे रहा हूं, एक ट्रू लिक्विड सॉल्यूशन, और दूसरा एक टर्म हमने यूज करा सस्पेंशन। क्या यूज करा? ये दोनों ही चीजें सॉल्यूशन ही है। सस्पेंशन आप कभी फील करें, कई बार ये टर्म आता है, सस्पेंशन भी एक सॉल्यूशन है,
क्या अंतर होता है दोनों में समझिए, वो भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है आईयूपीएसी डेफिनेशन के हिसाब से। सस्पेंशन हुआ, ऐसे समझिए ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में मिल तो जाती है, मिसिबल है, लेकिन आप उसको कितना भी होमोजेनस बना ले, थोड़ी देर बाद वो हेट्रोजेनस हो जाता है। कुछ ऐसा फील कीजिए कि मिक्सचर को आपने होमोजेनस बना दिया, होमोजेनस है, वो शुरू में लग रहा है होमोजेनस है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखने जा रहे हैं तो वो हेट्रोजेनस हो। ऐसी चीजें सस्पेंशन में काउंट होंगी। क्या थी ऐसी, कुछ बताइए, फिर मैं 2-4 पॉइंट लिख दूंगा उस पर। कोई एग्जांपल? क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो हाईली सॉल्युबल है वाटर, उसमें कहीं पे पार्टिकल नहीं आएगा, आपको वो पार्टिकल दिखता है कैल्शियम कार्बोनेट की, क्योंकि क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, मिट्टी और पानी। सत्तू, हाँ 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 हाँ, ये बढ़िया एग्जाम्पल है सत्तू, सही एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही एग्जाम्पल। सत्तू, या कह लीजिए आटे को जब आपने फ्लोर वाटर बनाया, आटे को पानी में डाला, तो पहले आप अच्छे से चला देंगे तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो होमोजेनस। बहुत सारी चीजें, पाउडर को डालिए ना पानी में, टैल्कम पाउडर, पाउडर जो लगाने वाला, तो पहले आपको होमोजेनस दिखेगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो सेटल हो। ऐसे सॉल्यूशन की खासियत है, इसमें आपको सॉल्यूट पार्टिकल विजिबल दिखता है कि नहीं दिखता? सॉल्यूट पार्टिकल विजिबल दिखता। हम ऐसे चीजों को सस्पेंशन बोलते हैं। हालांकि सस्पेंशन जरूरी नहीं है कि लिक्विड सॉल्यूशन हो, गैस में भी हो सकता है। जहां भी सॉल्यूट विजिबल है, सॉल्यूट सस्पेंशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, सॉल्यूट विजिबल होनी चाहिए, सॉल्यूट की एक ऑप्टिमम साइज होनी चाहिए, सॉल्यूट पर लाइट पड़े तो लाइट को वहां से वो डिफ्लेक्ट कर दे, वो दिखे कि डिफ्लेक्शन है लाइट में, स्कैटर जिसको बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखे, क्योंकि सॉलिड विजिबल होगा तो लाइट टकरा के क्या होगी, स्कैटर करेगी। ये सब एक्वस सस्पेंशन में फीचर होने चाहिए। आपने देखा होगा एयर में कई बार डस्ट दिखती है ना, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो डस्ट बैठती भी है, तो ये भी सस्पेंशन का एग्जांपल। लेकिन आईयूपीएसी कहती है सस्पेंशन हम तब कंसीडर करते हैं जब लिक्विड में सॉलिड छितरा हुआ हो, फैला हुआ हो, और बाद में क्या हो जाए, सेटल हो। ये आईयूपीएसी की डेफिनेशन। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या एयर में जो डस्ट है ये सस्पेंशन है, आप बोलेंगे हाँ है, ठीक है, क्योंकि आप सारी चीजें आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो एयर में जो डस्ट है वो भी है। आपसे फॉग पूछेगा, फॉग भी है। तो सस्पेंशन के लिए क्या पॉइंट है, सॉलिड पार्टिकल क्या होने चाहिए, विजिबल, सॉलिड पार्टिकल, और वो डिस्पर्स होना चाहिए सॉल्वेंट में। डिस्पर्स समझ रहे ना, छितरा हुआ फैले हुए होनी चाहिए वो, और धीरे धीरे वो क्या हो जानी चाहिए, सेटल। फाइनली ऐसा सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस की हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस। तो क्या फॉग में वाटर मॉलिक्यूल दिखता है या नहीं दिखता, फॉग में दिखता है। और क्या वो धीरे धीरे सेटल होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता। इसीलिए हम उसे भी क्या बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सस्पेंशन का मतलब है लिक्विड सॉल्यूशन, तो हमने वहां लिख तो दिया, लेकिन मैं इस चीज को आगे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से। अगर मैं यहां पे एक ट्रू सॉल्यूशन करूं और वर्सेज सस्पेंशन करूं, क्या पॉइंट लिखा जाएगा, ये क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर ना, ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन जब आपने बोल दिया तो होमोजेनस मिक्सचर। इसमें क्या बोलोगे, विजिबल सॉल्यूट पार्टिकल्स, विजिबल सॉल्यूट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड, ठीक है, एंड कैन सेटल डाउन या सेटल ओवर द टाइम। क्या आया समझ में,
आपके सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे दोस्त? विजिबल होंगे, और ये सस्पेंडेड, सस्पेंडेड समझते हैं ना, ये सस्पेंडेड है, अटका हुआ है, और सेटल हो जाएगा धीरे धीरे। तभी तो हमने बोला कि वो हेट्रोजेनस आपको हो जाएगी, आप कितना भी होमोजेनस बनाने की कोशिश करें। अगला पॉइंट, पार्टिकल साइज के बारे में हालांकि कुछ कंफर्म चीजें नहीं होती हैं कि इतनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से तो पक्की बड़ी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अगर आप बोलोगे कि सर इसमें पार्टिकल साइज, पार्टिकल का मतलब कौन है? सॉल्यूट, ठीक है। इसकी पार्टिकल साइज जो होनी चाहिए वो 1 नैनोमीटर से छोटी जो होती है जनरली, लेकिन इसकी 100 नैनोमीटर से बड़ी, और बहुत बड़ी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये मोस्टली 100 के आसपास का नहीं, मोस्टली 1000 के आसपास का दिखता, 1000 नैनोमीटर के आसपास की मोस्टली होती है। तो कोई ऐसा नहीं कह सकते 100 पे लेके आप चलिए जनरली। अगला पॉइंट, यहां पे क्या लिखोगे? विजिबल की इनविजिबल है? इनविजिबल सॉलिड पार्टिकल्स। अगला पॉइंट हमने क्या बोला? इसको आप धीरे धीरे फिल्टर कर सकते हैं कि नहीं, और सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशंस। क्लियर है? आप फिल्ट्रेशंस लगा के आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। हमने आपको कंसंट्रेशन में पढ़ाया बहुत अच्छे से, सिंपल स्ट्रैटेजीज और सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू आप सॉल्यूशन के कंपोनेंट को सेपरेट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स लगा के सेपरेट हम कर सकते हैं ना। कभी ड्राइंग एजेंट लगाया, कभी कुछ लगाया, तो सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन सिंपल मेथड्स के द्वारा नहीं किया जा सकता। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। क्या पॉइंट हमने बोला? कैन स्कैटर द लाइट। बोलिए, ये कैन नॉट स्कैटर, ये लाइट को क्या कर सकती है? स्कैटर कर सकती है। इसके एग्जाम्पल्स पर अब बात कर ले हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन, ये इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में खूब नजर आती, इनऑर्गेनिक में तो खूब नजर आती, बहुत फ्रीक्वेंट नजर आती। चलो, पहला हमने क्या बोला? फ्लोर प्लस वाटर, या फ्लोर की जगह आप क्या ले सकते हैं? टैल्कम पाउडर हो सकता है ना। ये हमने बोला सल्फर की कोलोइडल सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ सल्फर, बहुत बढ़िया एग्जांपल, केमिस्ट्री से उठा रहा हूं, वो तो कॉमन है, वो तो आपको पता चल ही रहा है। क्या लिया एग्जांपल? व्हाट इज दिस? पढ़ाया भी, कोलोइडल सॉल्यूशन है ना। बताइए, मिल्क ऑफ सल्फर, जैसे सल्फर पार्टिकल्स, फाइन लगा दो, सल्फर फाइन पार्टिकल्स are dispersed in water, ठीक है, and can be prepared as, इसको आप बना सकते हैं कई तरीके से। एक तरीका देख लो जो पढ़ाया है, दो तरीका पढ़ाया है, एक तरीका बता रहा हूं। H2S पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालो, जल्दी से इस रिएक्शन को बताओ, मैंने पढ़ाया हुआ, खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस दिन, 40-45 मिनट दिया हमने, और हाल फिलहाल ही कराया।
डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग तो काफी ज्यादा है, कंसंट्रेटेड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। H2S का क्या बनेगी? यहां पर मेरा सवाल यह है, सल्फर बनेगी या H2SO4 बनेगी? सल्फर बनेगी। याद कीजिए, H2SO4 कब बनती? यदि कंसंट्रेटेड हम लोग लेते तो सल्फर के किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को, सल्फर के किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑक्सीडाइज करता है सल्फ्यूरिक में या सल्फेट। ये हमने लिख के दिखाया है, PbS प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालो तो सल्फाइड ऑक्सीडेशन के बाद किस में जाएगा? सल्फर में। नहीं जी, लेकिन अगर PbS पर डाइल्यूट की जगह कॉन्क डालो तो सल्फर बनने की जगह लेड सल्फेट बनेगी। याद आया? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सल्फर प्लस वाटर, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? NO गैस। तो यहां जो सल्फर पार्टिकल्स, फाइन सल्फर पार्टिकल्स हैं, ये डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं अच्छे से, कहां पर? वाटर में। और यही वाला हमारा कौन सा सल्फर कहलाया? मिल्क ऑफ सल्फर। ये कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। हमने आपको अभी बोला कि अकॉर्डिंग टू IUPAC a suspension is या consists of dispersed, डिस्पर्स्ड मतलब छितरा हुआ, फैला हुआ। कौन पार्टिकल? सॉल्यूट पार्टिकल्स। कहां पे? इन लिक्विड ना, लिक्विड ना जी, लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल हमारा डिस्पर्स्ड है, IUPAC के हिसाब से ये है। लेकिन बट हमने बोला कि ये भी हो सकता है। कौन? फॉग। फॉग में क्या है? क्या है? एयर और प्लस वाटर। एयर इन वाटर की वाटर इन एयर? हाँ, वाटर इन एयर। और एक एग्जांपल हमने ये भी बोला, डस्ट इन एयर। तो यहां पे क्या है? सॉलिड है गैस में, सॉलिड इन गैस, और यहां पे क्या है? लिक्विड इन गैस। लेकिन IUPAC डिफाइन करती है सस्पेंशन को किस रूप में? सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो ज्यादा इससे ज्यादा इस पर भाषण देना अभी बेकार है। बाकी हम लोग इनऑर्गेनिक में आते रहेगा, हम लोग बराबर बात करेंगे। आप हमसे बराबर पूछ सकते हैं, सर सिल्वर आयोडाइड को कभी इसमें मान लो कि ग्लास में हमने डाल दिया, अब कंफ्यूजन कहां पे होगी आपको? मान लो कि इसमें हमने डाल दिया लेड नाइट्रेट, ठीक है, क्या डाल दिया? और एक दूसरा लिया ग्लास, उसमें हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड। अब करके तो नहीं दिखा सकते ना यहां, ये तो बड़ा मजा आता। तो पोटेशियम आयोडाइड आपको ऐसा ही दिखेगा सॉल्यूशन, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड में कलर नहीं है। एक ग्लास मान लीजिए वो है, और लेड नाइट्रेट भी आपको ऐसा ही दिखेगा। मतलब अगर ज्ञान नहीं है, रखा हुआ आप पी लिए तो गए लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट दोनों एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अब आपने एक को दूसरे में, अच्छा रुको एक वीडियो हम बना के दिखाते हैं। अब एक को दूसरे में क्या किया? मिलाया, तो दोनों एकदम कलरलेस है, पानी की तरह है। क्योंकि लेड नाइट्रेट में भी कलर नहीं है, डाया है, कलरलेस है, उसमें भी कलर। मिलाओगे एकदम पूरा पूरा पीला येलो सॉल्यूशन, पूरा येलो सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है इनऑर्गेनिक की, तो आपको देखने के साथ पूछा जाए क्या बनेगा, तुरंत बोलोगे सर येलो सॉल्यूशन बन गई। लेकिन अगर इसमें नॉलेज लगाएं तो लेड की आयोडाइड बनेगी, PbI2 बनेगी। हमने पढ़ा है PbI2 येलो होती है, सिल्वर आयोडाइड और PbI2 दोनों येलो होती है और दोनों इनसॉल्युबल होती है। तो आपको वो लगेगा कि लेड आयोडाइड है, अगर ज्ञान नहीं है, सॉल्यूशन है लेड आयोडाइड की, तो पहली बात वो सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? लेड आयोडाइड इनसॉल्युबल। दूसरा, अब सस्पेंशन का जिसको ज्ञान है वो बोलेंगे सर सस्पेंशन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? सस्पेंशन का फॉर्मेशन हुआ। तो वो सस्पेंशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वो प्रेसिपिटेट हो रही, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होगी और अच्छे तरीके से सेटल होगी वहां पे। आपके एक्सटर्नल फोर्स की वजह से
एक्सटर्नल मोबिलिटी की वजह से, या आपने ऊपर से डाला है और वो अंदर में फॉर्म किया, इस वजह से आपको वो डिस्पर्स्ड शुरू में दिख रहा है, लेकिन वो इमीडिएट क्या हो जाएगी, सेटल होगी, और हैवी मास लेके वो सेटल होगी, हैवी मास लेके सेटल होगी। तो कहां पे सस्पेंशन बोलनी है, कहां पे प्रेसिपिटेट बोलनी है, ये लफड़ा हो सकता है। सल्फर को वाटर में क्या बोलनी चाहिए, प्रेसिपिटेट या सस्पेंशन? सस्पेंशन भी एक तरीके से इंसॉल्युबल है और प्रेसिपिटेट भी एक तरीके से इंसॉल्युबल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस तो है ना, डिफरेंस है ना। सस्पेंशन डिस्पर्स्ड हो सकती है, प्रेसिपिटेट डिस्पर्स्ड नहीं होगी। सस्पेंशन में सॉल्यूट को सेटल होने में ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर प्रेसिपिटेट वाले में सेटल होने में ज्यादा टाइम लगेगी? सस्पेंशन ज्यादा और बहुत ज्यादा। हमने एक दिन लेड आयोडाइड बनाया और एक दिन हमने सल्फर का काम किया। सल्फर को सेटल होने में और लेड आयोडाइड को सेटल होने में टाइम में मतलब बहुत जमीन आसमान का, घंटों में डिफरेंस है सेटल होने में, ये डिफरेंस। ठीक है, वो भी प्रिसीजन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हैं। तो सस्पेंशन सेटल होने में क्या करती है, काफी टाइम लेती है। ठीक है, चलिए एनीवेज, तो सस्पेंशन वाला मामला क्लियर हो गया। हम लोग बढ़े आगे। मतलब हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है अभी, ट्रू लिक्विड सॉल्यूशन पढ़नी है। ट्रू सॉल्यूशन पर बात करेंगे, सस्पेंशन पर बातें इस चैप्टर में नहीं होगी। चलिए, अब जब ट्रू सॉल्यूशन पर बातें हो, आइए ट्रू लिक्विड सॉल्यूशन could be आइडियल और नॉन आइडियल। अब फिर एक नई चीज आ गई। जैसे आप गैस पढ़ना शुरू करते हो तो पहले क्या पढ़ते हैं, आइडियल गैस, फिर क्या पढ़ते हैं, रियल गैस। तो पहले तो हम लोग भी आइडियल ही पढ़े, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएट कर लेंगे दो लाइन, ताकि आगे हमारे ध्यान में चले कि हमने आइडियल पढ़ा। तो हमारा ये लिक्विड सॉल्यूशन अब दो तरीके का हुआ। क्या क्या हुआ, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। क्या डिफरेंस हो सकती है, थोड़ी बहुत आइडिया तो आप लगा ही सकते हो। बोलो। आइडियल का मतलब हुआ जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, मिलाने के बाद डेल्टा वी जीरो होगी, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगी। बस एक ही लाइन को पकड़नी है, डेल्टा वी जीरो होगी, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम में चेंज नहीं होगी का मतलब आप समझ गए, ना तो वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा और ना ही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच एक ही पॉइंट आया, डेल्टा वी जीरो। ये कब होगी, ना तो इंटरेक्शन बननी चाहिए और ना मौजूदा इंटरेक्शन टूटनी चाहिए। अगर इंटरेक्शन नहीं बन गई तो क्या हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्शन। और अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के पहले के इंटरेक्शन से काफी कमजोर इंटरेक्शन बन गया तो उनकी दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या कर सकता है, एक्सपैंड। तो आइडियल सॉल्यूशन बोलने का क्या मतलब है, डेल्टा वी अपॉन मिक्सिंग क्या होगी, जीरो। और इसमें डेल्टा वी अपॉन मिक्सिंग यही जीरो नहीं होगी। आपको आ गया समझ में। तो प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकती है। जैसे प्रैक्टिकली कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं हो सकती है, तो प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकती। लेकिन हम लोग अभी तक तो जितना पढ़ते आए हैं सबको क्या लेके चलते हैं, आइडियली। इसलिए थोड़ी देर और, एक क्लास तक और हम लोग सॉल्यूशन को आइडियल लेंगे, फिर नॉन आइडियल बिहेवियर पर जाएंगे। हायर स्टैंडर्ड में नॉन आइडियल को ज्यादा पढ़ना, हम लोगों के स्टैंडर्ड में आइडियल ज्यादा पढ़नी है, नॉन आइडियल का एक तरीके से इंट्रोडक्शन होता है बस। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे प्रैक्टिकली
नो एनी सॉल्यूशन इज आइडियल एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो कि टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशंस के सारे कंडीशंस पर क्या रह जाए, आइडियल रह जाए। प्रैक्टिकली नहीं। फिर भी अगर दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं और दोनों कंपोनेंट लगभग सिमिलर बिहेवियर के हैं, लगभग सिमिलर नेचर के हैं, लगभग सिमिलर टाइप के हैं, तो हो सकता है कि सॉल्यूशन करीब करीब कैसा बने, आइडियल बने। करीब करीब मतलब उसमें आइडियल से डेविएशन इतना कम हो कि हम उसे क्या मान ले, आइडियल ही मान ले। फिर से बोल रहा हूं, परफेक्टली आइडियल पॉसिबल नहीं है। फिर भी आइडियल वर्ड तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप किसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें दो, पहली बात तो आइडियल बोलने के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, बोलो, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या बोला कि दो कंपोनेंट अगर नियरली सिमिलर बिहेवियर नेचर का है, प्रॉपर्टी टाइप का है नियरली, तो यह पॉसिबिलिटी है कि डेविएशन कम हो। डेविएशन का मतलब समझो, मान लो डेल्टा वी चेंज किया लेकिन नेग्लिजिबल चेंज किया, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहा, नेग्लिजिबल, तो हम उसको क्या मान सकते हैं, आइडियल मान सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का टाइप ये है कि इनमें से कौन आइडियल है, सॉल्यूशन आपको पिक करना है। उस समय में आप शादी में रूसे हुए फूफा जी की तरह रूस नहीं सकते हैं, वैसे होता है रूठना, लेकिन हम लोग के यहां रूसना होता है ना, कि जब तक रसगुल्ला मिलेगा नहीं यहां से उठेंगे नहीं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि सर नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, क्यों, कोई सॉल्यूशन आइडियल होता ही नहीं है। आप पूछ कैसे रहे हैं, आपको बनाना पड़ेगा। क्या देख के कि दो कंपोनेंट नियरली क्या होने चाहिए, कंपैरेबल बिहेवियर के। सिंपल है ना, एक फैमिली टाइप का। अगर इथाइल क्लोराइड है तो उसके साथ इथाइल ब्रोमाइड मिला दो, आयोडाइड मिला दो, फिर आयोडाइड में दिक्कत हो जाएगी, ब्रोमाइड मिला लो। अगर मेथेनॉल है तो इथेनॉल मिला लो, आगे समझ में। तो ये नियरली क्या फॉर्म करेंगे, आइडियल टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी क्या ऊपर वाला कंडीशन लागू होना जरूरी है, हम लोग कर लेंगे वो भी धीरे धीरे। तो आइए, however components of nearly similar properties या नेचर showing a negligible deviation upon mixing। ठीक है, हालांकि एक बार फिर से इसको पढ़ोगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लो। अपॉन मिक्सिंग द सॉल्यूशन कुड बी कंसिडर्ड एज, क्या कंसिडर कर सकते हैं, आइडियल ना। ठीक है, सुनते जाइए अच्छे से। सर एक एग्जांपल, तो अभी हमने बोला CH3OH, मेथेनॉल में हमने क्या मिला दिया, इथेनॉल मिला दिया। एग्जांपल C2H5OH, सॉरी C2H5Cl में क्या मिला दिया, C2H5Br मिला दिया। बोलिए, नॉर्मल हेक्सेन में क्या मिला दिया, नॉर्मल हेप्टेन या पेंटेन मिला दिया। ठीक है, क्या छोटू, इथेनॉल प्लस वाटर इसका एग्जांपल होगा या नहीं, इन्होंने पूछा, बताइए दर्शकों की भारी डिमांड पर, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा जी, नहीं होगा, क्योंकि नियरली तो छोड़िए, दूर दूर तक सेम बिहेवियर और नेचर का कंपैरेबल प्रॉपर्टी का नहीं, इसलिए इथेनॉल प्लस वाटर नहीं होगा।
ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल हम लोग जो लेने वाले हैं केस, अब क्या लेने वाले हैं अब वो मैं दिखा रहा हूं। हम लोग सॉल्यूशन दो तरीके का लेने वाले हैं अब, ये आइडियल सॉल्यूशन, एक वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कुछ आया समझ में? ये भी आइडियल में कंसीडर करेंगे डेल्टा वी मिक्स जीरो की वजह से। और दूसरा क्या बोला हमने, वोलाटाइल सॉल्वेंट प्लस किस टाइप का, वोलाटाइल सॉल्यूट। अभी मैं फिर से इसको लिखने वाला हूं, इस पेज में जानबूझ के एक बार लिखा, ठीक से देखो मैंने क्या बोला। मैंने बोला पहले सॉल्यूशन आइडियल नॉन आइडियल, आइडियल के लिए एक ही पॉइंट बोला, सिंगल पॉइंट लिख के घेर दिया, डेल्टा वी मिक्स क्या है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम नहीं है या लगभग नहीं है, थोड़ी बहुत है भी तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। परफेक्टली ऐसा कोई प्रैक्टिकली सॉल्यूशन नहीं है पॉसिबल। फिर भी कंपोनेंट्स अगर नियरली सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं तो वो शो करेगा एक नेग्लिजिबल डेविएशन, ना के बराबर डेविएशन। डेविएशन भटकाव किस बिहेवियर से, आइडियल से। अपॉन मिक्सिंग ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेथनॉल लिया तो इथेनॉल लिया, अब मिथेनॉल लेके ब्यूटेनॉल नहीं ले सकते, समझ रहे ना? तो ये धीरे धीरे पर जाएंगे हम लोग, अभी अचानक नहीं समझेंगे। अभी बस सिंपली हमने आपको बोल दिया जैसे इथेनॉल प्लस वाटर नहीं हुआ आइडियल में, क्यों नहीं हुआ, एक तरह का है जी, एक फैमिली ही नहीं है ना, अलग अलग है। इथाइल क्लोराइड प्लस मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, इस टाइप का लिया। हमने बोला अब आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का, कैटेगरी का, क्या क्या, वोलाटाइल लिक्विड, नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट। सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉलिड को बोल सकते हैं आप ज्यादा। लिक्विड वोलाटाइल हुई कि नॉन वोलाटाइल हुई, लिक्विड 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 क्या हुई, वोलाटाइल। सॉलिड क्या हुई, नॉन वोलाटाइल। तो अगर मैंने नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट बोला है, इसका मतलब सॉल्यूट कैसा है, इसका मतलब चीनी पानी की बात हो रही है, सुक्रोज वाटर की बात हो रही है। तो सुक्रोज और वाटर में दोनों की प्रॉपर्टी सेम है क्या, सुक्रोज और वाटर में दोनों की प्रॉपर्टी सेम है क्या, लेकिन फिर भी उसको किसके अंदर कंसीडर करेंगे हम, किसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन। क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर एक गिलास पानी में हमने कुछ सुक्रोज ऐड करा है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं दिखता, थोड़ा ज्यादा भी कर लिया तो वॉल्यूम में चेंज नहीं दिखता। क्या आ गया समझ में अच्छे से? इसीलिए मैंने बोला सब चीज को छोड़ो और किसको पकड़नी चाहिए आपको, डेल्टा वी मिक्स को पकड़नी चाहिए। नेचर से भी ऊपर कौन सी चीजें हैं, डेल्टा वी मिक्स। क्लैरिटी आ गई? तो आइडियल सॉल्यूशन को मैंने दो एरिया में बांटा। पहला क्या दोस्त, वोलाटाइल लिक्विड, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट हो गई। और दूसरा वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट प्लस वोलाटाइल सॉल्यूट, दोनों वोलाटाइल हो गया, ठीक है। अब रॉल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए लागू होती है, किसके लिए, रॉल्स लॉ ये कहता है, अब आ जाइए वापस वेपर प्रेशर वाले एरिया पर। रॉल्स लॉ ये कहता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट की वजह से ही होगा। तो ये आप कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं, ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है। सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होगी ये सिर्फ किसकी वजह से होगी, वोलाटाइल कंपोनेंट। दो कंडीशन लिया है, तो ऊपर वाले कंडीशन में कौन वोलाटाइल है कौन नहीं है, सॉल्वेंट है सॉल्यूट नहीं है। इसका मतलब उनका कहना है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगी, ठीक है। अब घटेगी कि बढ़ेगी उसको हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूट की वजह से होगी कि सॉल्वेंट की वजह से होगी, दोनों की वजह से होगी, ठीक है। चलिए रॉल्स लॉ, ठीक है। एक आइडियल सॉल्यूशन में
को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। पहला केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट ना, बोलो, शॉर्ट में आगे से एनवीएस लिख दिया, क्या लिख दिया, और दूसरा केस ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट, दो केस हो गए। ठीक है, क्या कहना है थियरी का? वेपर प्रेशर of solution is due to, किसकी वजह से बोलो, is due to volatile components only. Vapor pressure of solution is due to volatile components only. ठीक है, अगला पॉइंट, vapor pressure of solution is directly proportional to, किसके जी, मोल फ्रैक्शन, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अच्छे से, वेपर प्रेशर, यही दो पॉइंट है, यही रॉल्स लॉ हो गई। पहला ये कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में सिर्फ किसकी वजह से होगी, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट की वजह से होगी ही नहीं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें एक के कारण और उसमें दोनों के कारण। क्लियर है? तो ये सेकंड वाली लाइन जो है, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। अब इसे हमें एक्सप्लेन कर, मतलब आगे इसको बढ़ानी है कैसे। तो अगर मैं, ये तो आप समझ रहे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमेशा क्या होगी, सॉलिड। इनऑर्गेनिक में हम, अब ये भी एक है पॉइंट, इनऑर्गेनिक में हम बहुत सारे सॉलिड को वोलाटाइल सॉलिड लेते हैं, लेते हैं कि नहीं जी। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पे अगर आप बात करें, सब्सटेंस पे लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, तो एक क्या बोलोगे, वोलाटाइल, और दूसरी क्या बोलोगे, नॉन वोलाटाइल, यही ना। तो एक बोला मैंने नॉन वोलाटाइल और दूसरा बोला मैंने वोलाटाइल, यही दो तरीके का हुआ। अब आप नॉन वोलाटाइल किसको लेंगे, सॉलिड को, सॉलिड्स ना, सॉलिड्स आर अज्यूम टू बी। लेकिन क्या इनऑर्गेनिक में हम लोग सॉलिड को, बहुत सारे सॉलिड को वोलाटाइल लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं ना। कुछ सॉलिड बोलिए जिसको हम लोग वोलाटाइल मानते हैं, आयोडीन, व्हाइट फास्फोरस, कैम्फर, है ना, वोलाटाइल हम लोग लेते हैं। तो अब आप इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकते हैं। जिनको आप वोलाटाइल सॉलिड बोलते थे, इनको वोलाटाइल ना बोल करके एक स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में जो टर्म है वो यूज करें वहां, क्योंकि सॉलिड को केमिस्ट्री में हम लोग नॉन वोलाटाइल ही बोले तो बेहतर है। अभी तक हम लोगों ने बोला या चलते आ रहे हैं, सही है, लेकिन और रेक्टिफाई कर लेंगे, बेहतर है। क्या, वोलाटाइल की जगह पर आप सब्लिमेबल वर्ड बोलिए, क्लैरिटी बढ़ जाएगी। क्या बोलनी चाहिए, सब्लिमेबल, जो सॉलिड से गैस में जाने की जिसकी टेंडेंसी। वोलाटाइल वर्ड लिक्विड के लिए छोड़ दीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो हम जो सॉलिड्स है इनको क्या मान रहे हैं, नॉन वोलाटाइल। अगर हम कोई ऐसा सॉलिड ऐड करें लिक्विड में जो आपके नजरिए से थोड़ा बहुत क्या है, वोलाटाइल है, एक्चुअली वो वोलाटाइल की जगह पर क्या है, सब्लिमेबल है, तब भी उसको इस चैप्टर में हम क्या लेंगे, नॉन वोलाटाइल ही लेंगे, क्योंकि सारे सॉलिड को ही क्या लिया जाएगा, नॉन वोलाटाइल। तो आप वहां पर उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहां पर आयोडीन,
व्हाइट फॉस्फोरस, कैम्फर वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? सब्लिमेबल सॉलिड। ठीक है, चलिए इसको मैं बंद कर रहा हूं, इस पर ज्यादा बात नहीं करनी, यहां पे आनी। तो दो केस है, एक नॉन वोलाटाइल और दूसरा वोलाटाइल। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैं यहां पे लिख रहा हूं। सॉल्वेंट को ए से हमेशा पूरे चैप्टर में प्रेजेंट किया जाएगा और सॉल्यूट को पूरी चैप्टर में अपन बी से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा और हर बार। सॉल्यूट को ए से, सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को पूरी चैप्टर में। आप कन्वेंशन बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सॉल्वेंट इस पूरे चैप्टर में क्या ली जाएगी? बोलिए। वोलाटाइल। एक काम करते हैं ना, लेफ्ट राइट दो तरफ बना हुआ है तो हम लोग भी दो तरफ बना देते हैं और अच्छा होगा। बनी हुई ना दो तरफ, आइडियल सॉरी एनवीएस का केस और वोलाटाइल वाला केस, तो दो तरफ हमने यहां भी बना। ठीक है, अब पॉइंट वाइज सॉल्वेंट क्या होगी? लिक्विड ना। इस तरफ कौन था? नॉन वोलाटाइल की वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल। और इधर क्या है? बोलो। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। सॉल्यूट क्या है? सॉलिड। यहां पर सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। सॉल्यूट क्या है? लिक्विड। आ गया समझ में? अगला, इसका सॉल्वेंट मोल्स Na ले लिया, इसका मोल्स क्या हुआ? यहां पर भी ये क्या होगी और यहां पर भी ये क्या होगी? चलिए, ये मोल्स हो गई ना जी। मोल फ्रैक्शन क्या लिख देगा? एक्स ए, ये मोल फ्रैक्शन हो गई। यहां पर क्या लिखी जाएगी? एक्स बी। यहां भी क्या लिखी जाएगी? यहां भी क्या लिखी जाएगी? एक्स बी। सही है, ठीक है। अब आइए यहां पे कंटेनर में, बंद कंटेनर में यहां पे कंटेनर में हमारा सॉल्वेंट ए के बीच में कौन आ रहा है? बी। ए के बीच में कौन आ रहा है? तो हमारे ए का ये आ गया बीच में। इसका मतलब नीचे से जो भी ए के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, इसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? बी ना। ये हमारा सॉल्यूट है बी, और वो सॉल्वेंट है। ऊपर में सिर्फ कौन है? ए या बी भी? ए। वेपर, और इधर क्या है? लिक्विड। तो यहां पर जो मेरा प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो हमारा यहां पर क्रिएट होगा, हमने उसको लिख दिया पी ए। क्या लिखा? पी, रुक जाओ, ए लिख दिया। और हमने प्योर लिक्विड का पी नॉट ए लिखा। क्या लिखा? आराम से। ये है वेपर प्रेशर किसकी, और ये तो आप पढ़ते आए हैं। और पी ए किसको लिखा हमने? बोलो। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की। किसको लिखा? वेपर प्रेशर किसका? तो मुझे बताइए कौन बड़ी कौन छोटी होगी? प्योर लिक्विड की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूट आके डिस्टर्ब करेगा, सॉल्यूट उसके इवेपोरेशन को भी डिस्टर्ब करेगा। तो कौन ज्यादा हो जाएगी?
पी नॉट ए ज्यादा होगी पी ए से। रॉल्ड्स लॉ क्या कह रहा है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। यही कह रहा है ना जी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। तो वोलाटाइल कंपोनेंट कौन है? कौन है? ए है ना। इसका मतलब है कि जो पीए होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ, कौन कह रहा है ये? रॉल्ड्स लॉ। जो पीए होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सए। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब यहां से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इधर आ जाएंगे। तो दैट इज पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सए, या इसको आप क्या लिख सकते हो? पीए इक्वल्स टू के इंटू एक्सए लिख दिया हमने। अब के को रिप्लेस करनी है। यदि एक्सए इक्वल्स टू 1, एक्सए कितना ले लिया? इसका मतलब क्या है? कौन नहीं है? सॉलिड नहीं है, तभी तो मोल फ्रैक्शन 1 है। वो सॉलिड नहीं है तो मोल फ्रैक्शन क्या है? 1 है। तो अगर एक्सए 1 है तो इस केस में पीए बराबर पी नॉट ए, पीए बराबर, और जब पीए बराबर पी नॉट ए तो पी नॉट ए बराबर के इंटू एक्सए, और के इक्वल्स टू क्या आ गया? पी नॉट ए। अब इस कंडीशन में तो एक्सए 1 है तो पी नॉट ए आ गया। बोलो इसका मतलब क्या है? अब के की जगह मैं क्या लगा दूं? तो पी ए इक्वल्स टू क्या आया? पी नॉट ए इंटू एक्स। हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सोचिए, अगर मैं यही चीजें वोलाटाइल कंपोनेंट की तरफ करूं तो हमारा इसमें ऊपर में दोनों है। दोनों मतलब कौन कौन? दोनों है ना, ए बी है और बी भी है। इधर लिक्विड वेपर है और ये क्या है? लिक्विड है। और यहां भी ए बी है और बी भी। तो इस बार जो हमारा पी होगी, पी, वो तो पी मतलब कौन सा है? सॉल्यूशन का। पी किसको प्रेजेंट किया है? यहां तो पी ए क्यों लिखा? क्योंकि एक ही है। लेकिन यहां पर मुझे क्या लिखना? पी। तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? पी ए प्लस, आया समझ में? अब पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए ना, और पी बी क्या है? वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी। ये ए की वजह से और वो बी की वजह से। तो पी जो मेरा बनेगा टोटल, वो किसकी वजह से बनेगा? ए और बी दोनों के कारण। तो अब पी ए को आप क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए एक्स से। तो इस तरह से इस तरफ डायरेक्टली क्या हो गया? P इक्वल्स टू क्या लिखोगे? बोलो। P इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस, सॉरी, पी ए प्लस पी बी, और क्या लिखा दोस्त? P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोलो कोई दिक्कत है? सही है, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन को देख करके पहले क्या डिसाइड करना है? क्या डिसाइड करना है? हाँ, टाइप क्या है? वोलाटाइल सॉल्यूट का टाइप है या फिर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर मेरा केस है वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो डायरेक्टली हमारा जो प्रेशर होगा वो सिर्फ लिक्विड कंपोनेंट की वजह से होगा। और अगर मेरा वोलाटाइल सॉल्यूट है तो हमारा जो टोटल प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन में वो दोनों की वजह से बनेगा, पी ए प्लस पी बी, मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ भी बोल लो, नहीं है ना? ठीक है, अब आइए। क्या छोटू? वोलाटाइल सॉल्यूट और क्या पढ़े हैं हम लोग सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन के डेफिनेशन में फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन वही होगा जो फिजिकल स्टेट ऑफ क्या है? सॉल्वेंट है। तो आपने बोला वोलाटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट,
तो इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉलिड। सॉल्यूशन का फेज क्या होगा, सॉलिड। तो इस चैप्टर के स्कोप से क्या है वो बाहर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा नॉन वोलाटाइल वाले केस को स्पेशली अलग से डील करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर करते हैं, फिर वोलाटाइल वाले केस को भी ले लेंगे, लेकिन सीख वो भी लिया है, उसको एक बार एक राउंड और लगाया जाएगा। चलिए, केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ना छोटू। चलिए, और यहां लिख दूं नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट लिख दिया, ये केस लिया। मतलब ये क्लियर हो गया है। ए बी दोनों है, और ऊपर में सिर्फ कौन है, ए। लिक्विड और वेपर की इक्विलिब्रियम, ठीक। और ये भी क्लियर हो गई। इस तरह से जो P होगी, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स से, ये भी क्लियर हो गई है। आइए, अब ये चीज तो बहुत अच्छे से अपन समझ रहे हैं कि पी ए लेस देन है किससे, पीबी से। हम लोग इससे एक पॉइंट कह सकते हैं सर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोल सकते हैं, लोअरिंग इन हुआ कि नहीं हुआ। अरे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ। ये पीबी नहीं लिखना था, क्या लिखना था, यहां जो लिखा, यहां पी नॉट ए, और यहां क्या लिखनी थी, पी ए। उल्टा लिख दिया, पी नॉट ए और पी। अब बोलो, क्या इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन की कौन है, पी ए है कि पी नॉट ए। ये सॉल्यूशन की ये है ना जी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसकी है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ना। और आप ये पूरे चैप्टर में समझ रहे हैं कि जब तक कुछ नहीं बोला तो टेम्परेचर क्या है, सेम, क्योंकि वेपर प्रेशर किसका फंक्शन होता है, वेपर प्रेशर इज अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, और किसी चीज पे नहीं। इसलिए जब तक नहीं कुछ बोला गया है तब तक टेम्परेचर क्या है हमारी पूरी की पूरी कांस्टेंट। तो ठीक है, ये हम समझ रहे हैं। इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला। अगर बोला जाए कि लोअरिंग कितने से हुई, पी नॉट ए माइनस पी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलवीपी। एलवीपी, तो एलवीपी जब भी क्वेश्चन में पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ एलवीपी, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा, पी नॉट ए माइनस पी ए। कोई दिक्कत। चलो, एक टर्म और पूछेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या पूछेगा आपसे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये क्या हो गई शॉर्ट में, आरएलवीपी। ये शॉर्ट में क्या हो गई, आरएलवीपी। वेपर प्रेशर को ही सीख लिया आप अच्छे से, तो बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इजी हो जाते हैं। तो वेपर प्रेशर पहले सीखिए, आरएलवीपी भी शॉर्ट में। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या हुआ, तो रिलेटिव लोअरिंग हो गई पहले की तुलना में। तो पहले क्या था, पीए या पी नॉट ए। इसका मतलब आरएलवीपी इक्वल्स टू क्या हो गई, जब भी आप आरएलवीपी बोलते हो तो पी नॉट ए माइनस पी ए। अब बाई ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में ना जी, पीए नहीं ना, लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव किसकी तुलना में होगा, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। ओरिजिनल क्या है, बड़ा सिंपल सा है। अगर देखो तरीके से तो कुछ नहीं है, एक लाइन की बात है, सॉल्वेंट पढ़ के आए, सॉल्वेंट में, और वोलाटाइल अभी थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ अगर कंफ्यूजन होता है तो। सॉल्वेंट पढ़ के आया, सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया है, तो सर सॉलिड सॉल्यूट तो वेपर बनेगी नहीं, वेपर सिर्फ कौन बनेगी, लिक्विड सॉल्वेंट बनेगी। तो सॉल्यूशन का जो सर वेपर प्रेशर होगा वो तो सिर्फ लिक्विड के कारण होगी। तो अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सर हमने पीए लिख दिया, तो जो पीए होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि सॉलिड कितनी ज्यादा है और कितनी कम है।
सॉल्वेंट कितनी ज्यादा और कितनी कम है दोनों पर निर्भर करेगा ना। कोई एक लिया तो ऑलरेडी दूसरा आ गया, इसीलिए मोल फ्रैक्शन क्या हुआ। बहुत सिंपल सी बात है, पानी में आपने कुछ सॉल्यूट ऐड किया, मान लो थोड़ी देर के लिए चीनी ऐड कर दी। अब चीनी अगर आप ज्यादा ऐड करेंगे तो वाटर का जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या होगा, कम। अगर चीनी कम ऐड करेंगे तो नियरली वाटर के ही वेपर प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर रहेगी सॉल्यूशन की। सिंपल है ना। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, शुगर के मोल फ्रैक्शन के कि वाटर के मोल फ्रैक्शन के, वाटर, क्योंकि वेपर प्रेशर वोलाटाइल कंपोनेंट के कारण होगा ना। तो वोलाटाइल कौन है, सुक्रोज या वाटर, वाटर है, तो वाटर के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली कोई हाय तौबा मचाने वाली बात नहीं है। तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए नहीं जी, एक्स ए कौन है, सॉल्वेंट। अब उसी को मैंने लिखा पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और अगर यही दोनों वोलाटाइल है तो ऊपर में क्या बनेगा, पी नॉट ए एक्स ए भी और पी नॉट बी एक्स बी भी। अगर दोनों वोलाटाइल, एक वोलाटाइल है तो पी नॉट ए एक्स। अब दोनों जब वोलाटाइल है तो फिर केस कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मैं अब यहां से दो पार्ट में बांट रहा हूं। क्योंकि जब दोनों वोलाटाइल हुई तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, जो लोगों के दिमाग में चलेगा कि सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल हो, कोई गारंटी नहीं है। जब दोनों वोलेटाइल होगी तो सॉल्वेंट ही ज्यादा वोलेटाइल होगी, ये गारंटी नहीं है। कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है ये तो निर्भर इस बात पे करता है ना, किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। आज ही तो पढ़ाया है, जिसको आप लोगों ने अमाउंट बोला था। हो सकता है कि जो मेरा ज्यादा वोलाटाइल है उसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, हो सकता है जो ज्यादा वोलाटाइल है उसकी मोल फ्रैक्शन कम है। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी बन सकता है ना। इसीलिए एक दिमाग में लाइए, यहां से एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगले वाले में। क्या, क्योंकि हम लोग यहां क्या देख रहे हैं, कौन वोलाटाइल है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट की कोई वेपर प्रेशर बनी नहीं, वो तो जीरो हो गई वेपर प्रेशर क्योंकि सॉलिड है। तो हमारे पास क्या कंफ्यूजन आगे कैरी ऑन हो सकता है अगले वाले केस में, कि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा वोलाटाइल हो गई किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो मैंने इसको कैसे सुलझा दिया पहले से ही। ये गारंटी इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट की गारंटी फॉर्मूला से नहीं, मोल फ्रैक्शन से होती, वजन से भी नहीं, मोल फ्रैक्शन से हो सकती। ये इस तरीके से हमने सुलझाया हुआ है, इसीलिए वहां पर कोई कंफ्यूजन यहां से कैरी ऑन नहीं करनी है। क्लियर है। चलिए आइए वापस इसमें। तो अब ये दोनों चीजों की वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी किसकी, एलवीपी की और आरएलवीपी की। चलो नाउ एलवीपी के लिए करते हैं। क्या था दोस्त, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, बोलो। गुड। क्या मैं इसको लिख सकता हूं पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। देख लो, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए इसमें। एक्स ए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी, वेयर एक्स बी इज व्हाट, एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड। अब पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, तो ये हो गई पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। बोलो, लोअरिंग पता तो चल गया होगा आपको, पी नॉट ए माइनस पी ए आ गया, लोअरिंग आ गई ना, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स बी आ गया जी। कोई दिक्कत है, सही है। यही मेरा कौन सा टर्म है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना। देख लो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये भी क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए। अब एक टर्म और क्या डिफाइन करनी है, एलवीपी हो गई। अब सेकेंड टर्म क्या डिफाइन करनी है, आरएलवीपी। तो आरएलवीपी के लिए क्या करो, आरएलवीपी में क्या डिवाइड करनी है, पी नॉट ए माइनस पी ए। अब बाई किससे डिवाइड करनी है, तो एक तरफ होगी या दोनों तरफ होगी, तो पी नॉट ए एक्स बी, अब बाई क्या हो जाएगी, पी नॉट ए, क्या हो गया पॉइंट, पी नॉट ए कैंसल। तो इस तरह से दोस्त क्या एक शानदार पॉइंट बना, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए
इक्वल्स टू एक्स बी, और इसी को आपने क्या बोला है, RLVP। इसका मतलब बहुत क्लियर मैं बोलने वाला हूं, RLVP इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे काम का पॉइंट आ गया। जब भी मुझे RLVP बोलनी है तो RLVP इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब एक कंफ्यूजन क्या, अगर मैं ठीक से देखो, इसको P0A माइनस PA बाई PA करूं थोड़ी देर के लिए, क्या कर दे, P0A माइनस PA अब बाई PA। तो अब आप कलम चलाइए पहले, ये कंफ्यूजन में क्या आएगा अभी पता चल जाएगा। डिवाइड करनी है इसको, सिंप्लीफाई कीजिए इसको अच्छे से। यहां पे क्या डिवाइड किया है, P0A से, यहां क्या डिवाइड किया, इसकी वैल्यू बताइए। जैसे यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा सोचो, कैलकुलेट करो। ये करना क्यों जरूरी है फिर पता चलेगा, क्योंकि दोनों मिलता जुलता टर्म है, तो आपको कई बार ये कंफ्यूजन आएगा, इसीलिए वो आपको पता रहना चाहिए कि वो क्या होगा, क्या होगा। गुड, रट्टा हुआ ही है सर, लेकिन निकालोगे कैसे, वहां तक पहुंचोगे कैसे, पहले निकाल के तो देख लो क्या हो गया। गुड, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए कि मतलब इसका एक्सप्रेशन चाहिए, जैसे उसका एक एक्सप्रेशन निकाला तो इसका भी एक एक्सप्रेशन निकालो। NB बाय N, XB बाय X से, साइल XB बाय X से, जमीन आसमान का अंतर है XB बाय X से और NB बाय NA में। अरे ऊपर वाले में ही देखो कई तरीके से पहुंचा जा सकता है। इसको छोटा कर देते हैं, देखिए इसको P0A माइनस PA बाई P0A NB बाय NA प्लस NB, मोल फ्रैक्शन तो यही हो गई, मोल फ्रैक्शन तो यही हो गई, ठीक है। अब क्या करो, मुझे PA लानी है, एक इसमें से माइनस कर दो दोनों तरफ से, पहले P0A माइनस PA बाय P0A माइनस क्या कर दिया 1 NB बाय NA प्लस NB माइनस क्या कर दिया 1। अब इसको क्या लिख दोगे, 1 किया तो P0A, एलसीएम क्या हो गई P0A, और तो क्या बचा फाइनली ऊपर, माइनस PA माइनस P0A है ना, तो P0A माइनस PA, अब माइनस P0A कैंसल, तो माइनस PA ना, सिर्फ ये बचा, अब बाय P0A, यही है ना। और इधर क्या बचेगा, माइनस NA बाई NA प्लस NB, माइनस कैंसल हो गया, ठीक है। अब मुझे लाना है P0A माइनस PA और बाई PA, रेसिप्रोकल ले ले पहले, नीचे PA आ जाएगी, अच्छा डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, रेसिप्रोकल ले लेते, ठीक है आ गया, इस तरह से भी, या डायरेक्ट भी कर सकते थे।
थोड़ा लंबा कर लिया हम लोग। तो पी नॉट ए अब बाई पी ए इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी बाई एन ए। आ गया ना। अब क्या कर ले, इसमें से हम लोग यहीं पर गलती कर, मतलब थोड़ा लंबा कर लिए, तो इसको घटा दे। इसमें से क्या घटा है, ऊपर लाना पी नॉट ए माइनस पी ए ना, तो 1 घटा लेना। हम लोग वहां पर नहीं करना चाहिए था, चलो कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर आ गया पी नॉट ए माइनस पी ए, और नीचे क्या आया पी ए, 1 घटाने के बाद, तो वहां क्या बचेगा एन बी, ए कैंसल एन बी ना, अब बाई क्या, हालांकि यहीं से डायरेक्ट करना चाहिए था, मैंने लंबा कर दिया था। एनीवेज आ गया। अब दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ नीचे का अंतर है यहां का, और वैल्यू बदल गई है, मतलब एक्सप्रेशन चेंज हो गई। मतलब यह ध्यान देना है, क्वेश्चन में कई बार चालाकी से नीचे पीए किया जाएगा, और पीए किया जाएगा तो उस समय में आपको एनबी बाय एनए बोलनी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चालाकी की जा सकती है। दूसरा, जैसे इसको लिखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आपने रिलेटिव ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में किया, इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोल सकता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज नॉट आरएलवीपी, यही मैं बताना चाह रहा था। दैट इज पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी ए इक्वल्स टू एन बी बाय एन ए, और 2 पॉइंट, दिस इज नॉट आरएलवीपी, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको ये टर्म हम लोग बोलेंगे। और ये इक्वल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी एन बी बाय एन ए के। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद। चलिए अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ली जाए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में, मान लो हमने एक एक्सिस पे लिया वेपर प्रेशर और दूसरे पे लिया मोल फ्रैक्शन। ध्यान से, चलो एक्स ए ले लिया, मोल फ्रैक्शन तो दोनों हो सकता है, एक्स ए और एक्स बी। तो पहले किसका लिख लिया, एक्स ए। यहां पर एक्स ए इक्वल्स टू क्या है, 0। किसी जगह पे जाके एक्स ए क्या हो जाएगी, 1। बोलो, नहीं हो जाएगी जी। मान लो इस जगह पे जाके एक्स ए 1 होगी, मैंने ऐसे, या सॉलिड लाइन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं रहने दो। जब एक्स ए 0 है तो एक्स बी कितना है छोटो, 1 है उस समय में अपने आप, और जब एक्स ए 1 है तो एक्स बी कितनी है, 0। अब जो आपका इक्वेशन था इधर, उस इक्वेशन को देखिए, पी ए इक्वल्स टू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए। पहले एक्स ए के टर्म में देख लो, तो मुझे अगर ड्रॉ करनी है पी वर्सेज किसकी, ये वेपर प्रेशर किसकी है वहां पर, बोलो, सॉल्यूशन की। वेपर प्रेशर किसकी है, सॉल्यूशन की। अब तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पी ए एक्स ए के रिस्पेक्ट में जब जाएगा तो एक्स ए को 1 रख करके देखो, एक्स ए 1 रख दिया, तो जब एक्स ए 1 रख दिया तो पी ए इक्वल्स टू, तो पी नॉट ए तो कांस्टेंट है ना। क्या पढ़ाए थे, वेपर प्रेशर इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, किसी एक लिक्विड की सॉल्यूशन की, लिक्विड की, तो लिक्विड की कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए होगी कब, जब एक्स ए इक्वल्स टू होगी 1, और एक्स ए 1 होगी तो मान लो ये वाली वैल्यू है किसकी, पी नॉट ए की। ये वाली वैल्यू किसकी है, इसका मतलब है मेरा शुरू में वेपर प्रेशर क्या रहेगा, 0 ना जी। धीरे धीरे, क्या आ गया समझ में। और अगर एक्सए को यहां पर एक्सए 0 ना होकर के ग्राफ में हम लोग ये क्या ले ले, एक्स बी ले ले 0, ये एक्सए के अगेंस्ट खींचा है ना, अगर एक्स बी के अगेंस्ट खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगी। इसी को किसके अगेंस्ट खींच दें, एक्स बी के अगेंस्ट,
ये वेपर प्रेशर, और इस बार यहां क्या लिया XB, तो यहां पे क्या लेनी होगी XB 0 और XB 1, मतलब सॉल्यूट बिल्कुल नहीं है तो सारा वेपर प्रेशर किसका अकेले है, सॉल्वेंट का। फिर ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, P नॉट ए, P नॉट ए होगी ना ये वाली वैल्यू। XB 0 है, तो XB 0 है तो अकेले कौन है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट XA1, तो उस समय में फिर वापस क्या हो जाएगी, PA इक्वल्स टू P नॉट ए। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हम किसके अगेंस्ट में ड्रॉ करते हैं वो, और ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये तो पता चल गया क्योंकि ये किस एक्सिस पर गई है, Y पर। ये क्या हो गई हमारी M, और ये क्या हो गई X, तो Y इक्वल्स टू MX के ग्राफ है, इसलिए स्ट्रेट लाइन होगी। ये आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो कुछ नहीं है इसमें यहां तक के केस में। चलिए 2-3 क्वेश्चन आज लगा लेते हैं तेजी से 2-3 मिनट के अंदर। पहला क्वेश्चन ये है, जल्दी से क्वेश्चन देखिए क्या, 30 ग्राम यूरिया का हमने ऐड किया है 45 ग्राम वाटर में, थोड़ा कंसंट्रेटेड, थोड़ा नहीं ज्यादा ले लिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए जो है उसी हिसाब से। 30 ग्राम यूरिया को ऐड किया है 45 ग्राम वाटर में एक सर्टेन टेम्परेचर पर। चलो 30 को 15 कर देता हूं। 15 ग्राम यूरिया को हमने ऐड किया 45 ग्राम ऑफ वाटर में एक सर्टेन टेम्परेचर पर। यदि वेपर प्रेशर प्योर वाटर की उसी टेम्परेचर पर 300 mm ऑफ Hg है, तो आप इतनी चीजों को कैलकुलेट करनी, अच्छे से सोचते जाइए, मतलब कंसंट्रेशन भी यूज होगी, वेपर प्रेशर भी यूज होगी, सब कुछ यूज होगा इसमें। फिफ्टीन ग्राम यूरिया ऐड की गई है 45 ग्राम वाटर में, तो मोलालिटी भी निकालनी है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी निकालनी है, LVP भी निकालनी है और RLVP भी निकालनी है, और वेपर प्रेशर भी निकालनी है सॉल्यूशन। सारा पहले तो मोल्स निकालना पड़ जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का, चूंकि मोल फ्रैक्शन का काम। मोल्स ऑफ NB, B यूरिया हो गया ना, ठीक है, NB 15/60 1/4, Na 45 है ना, 45/18 ना, कितना आ गया 5/2 ना, ठीक है। तो Na प्लस NB कितनी हो गई, बोलिए 11 ना, 11/4 ना, Na प्लस NB। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चौथी नंबर क्या आ जाएगी, XB इक्वल्स टू NB/Na प्लस NB। NB कितनी है 1/4 डिवाइडेड बाय Na प्लस NB 11/4 इक्वल्स टू 1/11 आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बनाना चाहिए, इसमें मोलालिटी निकाल लेनी चाहिए ना आराम से, तो अगला निकालने के लिए मुझे मोलालिटी निकालनी चाहिए। मोलालिटी इक्वल्स टू, या तो आप वो वाला फॉर्मूला स्पेशल यूज कर सकते हैं, एक्स सॉल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वहां से भी डायरेक्ट बनेगा और तुरंत बन जाएगा। या ऊपर में क्या रख दोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर ना वेट ऑफ A किलोग्राम में ना, तो इक्वल्स टू NB कितनी है 1/4 और वेट कितनी है 45, तो 45 बाय क्या करनी पड़ेगी पहले 1000, यही हो गया ना। तो ये डिवाइड करके हमारा चला गया कितना
1000 बाई 180 ना, यही आया ना। 50/9, मोलालिटी इक्वल्स टू 50/9। ठीक है, चलो पांचवा भी सॉल्व। अब हम लोग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की जो निकालेंगे वो होगा PA इक्वल्स टू P0A XA। P0A की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी 300 इंटू XA कितनी है, XA XB 1/11 है, तो XA 10/11 हो जाएगी ना, तो इंटू 10/11। यह आंसर हो गया हमारा 3000/11। गुड। अब अगला पॉइंट, LVP निकालनी है, तो LVP इक्वल्स टू P0A माइनस PA। P0A कितनी थी, 300 में से घटा लोगे कितनी, 3000/11, 3300 आ गई ना, तो ऊपर कितनी बचेगी, 300/11, ये LVP हो गई। और चौथी RLVP, तीसरी नंबर। तो RLVP के लिए बहुत शॉर्ट में क्या पॉइंट बना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगी ये, 1/11। तो ये एलिमेंट्री क्वेश्चन था, छोड़ दूं या एक क्वेश्चन और करें, छोड़ दूं, ठीक है। हाँ ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके बना लेंगे 2-3। अभी तो बहुत सिंपल लेवल पर स्टार्ट हुई आज। कुछ क्वेश्चन बनाने के बाद वोलाटाइल वाला केस लेंगे, फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जम के बनाना है, बहुत सारी बनानी, सब में बनाते हैं, इसमें भी बनानी अच्छे से। ठीक है, चलिए अगली क्लास, थैंक यू।